गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम क्लासेस अगेन। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पेपर में कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारी चीज़ें पढ़ी। मेरे एक व्यूअर का कमेंट मैंने पढ़ा और उसने काफ़ी अच्छी बात लिखी। उसने हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसमें जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि आप हिंदी में आप एक्सप्लेन किया कीजिए। तो मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में भी आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के मुझसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, लास्ट टॉपिक फिर से रिवाइज करता हूँ, देखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है दो इक्वल, यानी कि एक जो न्यूमेरिकली मतलब जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस का कॉम्बिनेशन है और अपोजिट नेचर के चार्जेस का कॉम्बिनेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, ऐसे जो दो चार्जेस का सिस्टम है, दो चार्जेस का सिस्टम है, इसलिए इसको डाइपोल बोलते हैं। अगर चार चार्जेस का सिस्टम हो जाता है, यानी 4 चार्जेस होते हैं सिस्टम में, तो उसको हम टेट्रापोल बोलते हैं। तो ये डाइपोल है। तो इसमें दोनों चार्जेस जो हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और नेचर अपोजिट होंगे। एक माइनस का है, नेगेटिव है, तो दूसरा पॉजिटिव होगा, और दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। और ये डिस्टेंस इतनी कम होती है कि हम अपनी नेकेड आई से इनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर मॉलिक्यूल H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिल करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही NaCl, सोडियम और क्लोरीन मॉलिक्यूल NaCl बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और CO2 कह सकते हैं। ऐसे कई सारे जो दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होकर के बॉन्ड बना करके कंपाउंड बनाते हैं, तो वो सारे हमारे इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में एग्जाम्पल के रूप में, हम एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे डेली लाइफ में जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो इसका नेट चार्ज क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ n चार्जेस हमने पढ़े, तो ये भी सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, यानी कि इसमें दो इक्वल और नेचर में अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो इनका जो नेट जो चार्ज है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, -q + q = 0। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसका फाइंड करेंगे तो ये दो केसेस में फाइंड किया जाता है। एक पहला केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पे फाइंड करना, और दूसरा उस एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो एक्सिस है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, तो इक्वेटर पर फाइंड करना, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, ये दो पॉइंट हैं। तो केस फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। देखिए, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल की एक्सिस क्या होती है। तो डाइपोल के दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो डाइपोल का एक्सिस होती है। तो ये देखिए, ये एक्सिस पर एक पॉइंट P है और इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ दो चार्जेस हैं तो दोनों चार्जेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और दोनों के डायरेक्शन भी अलग अलग होंगे। और सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं किधर होगा।
तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम यहाँ पे एक कोई चार्ज हम इमेजिन कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज, जो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो मान लिया टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम रखते हैं, तो पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, यानी कि वो इससे दूर, इस लाइन से दूर दूर की तरफ जाएगा। तो जिस तरफ का मूवमेंट होगा टेस्ट चार्ज का, उसी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हो जाएगा। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने E1 नाम दिया है, वो डायरेक्ट किधर डायरेक्शन होगा उसका, इससे राइट हैंड साइड की तरफ, इस लाइन AB को ज्वाइन करने वाली लाइन से राइट हैंड साइड की तरफ, बाहर की तरफ। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज से निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लिया है और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, इसीलिए ये E2 हो गया। तो E1 और E2 ये दोनों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं, और इनके बीच का एंगल हम देख रहे हैं, दो अपोजिट वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 है। अब ये पॉइंट P जो है, इसकी डिस्टेंस हमने सपोज कर ली, मान लिया। डिस्टेंस कहाँ से मानेंगे, पॉजिटिव से मानेंगे कि नेगेटिव से मानेंगे, तो ये ना तो पॉजिटिव से मानेंगे डिस्टेंस, ना नेगेटिव से मानेंगे, हम मिड पॉइंट से डिस्टेंस मानेंगे। तो मिड पॉइंट यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है O, डाइपोल का मिड पॉइंट, और डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है 2L हमने मान ली। जब 2L मानी है तो इसके जब मिड पॉइंट से डिस्टेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, L और L। मिड पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हमने मान ली, R, ठीक है, ये R होगी। तो जब ये R है, तो अगर हम इस वाले पॉइंट से यानी पॉजिटिव चार्ज से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो इतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। इतनी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी 2L की आधी यानी L, ये L है, तो L डिस्टेंस कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी, जब हम डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से लेंगे, किसकी, पॉइंट P की, और जब नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस लेंगे तो ये R में इतना, जितना हमने उधर कम किया था उतना ही इधर ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना ऐड हो जाएगा, ये 2L का हाफ यानी कि L, यानी L ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा, R में, और L ऐड हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगी डिस्टेंस, किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, या R प्लस L हो जाएगी डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट P से। यानी पॉइंट P की डिस्टेंस जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए कितनी होगी, R माइनस L, और नेगेटिव चार्ज के लिए कितनी होगी, R प्लस L। तो ये डिस्टेंसेस हो गई। यहाँ पे डिस्टेंसेस दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग हैं, और हम जानते हैं कि E डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, या तो ये भी कह सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। दोनों तरीक़ों से पढ़ा जाता है इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर कम है तो फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दोनों अलग अलग हैं, तो इंटेंसिटीज़ भी अलग अलग होंगी। अगर ये E1 E2 की वैल्यू यानी कि चेंज होंगी। अब इसमें बड़ा कौन होगा, अपने आप सोच सकते हैं कि जिसमें डिस्टेंस कम है वो बड़ा होगा। जैसे R माइनस L कम है या R प्लस L कम है, अपने आप सोच लीजिए, R माइनस L कम है कि R प्लस L कम है। तो कम में ओबियसली हम ये कह सकते हैं कि R माइनस L कम है, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो R माइनस L कम है, इसका मतलब जो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इसीलिए यहाँ R माइनस L वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। और R माइनस L वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, E1 है, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2, ये कम, ये कम होगा और E1 ज़्यादा होगा। जब दो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको माइनस करके, यानी कि उनका जो डिफरेंस हम लेते हैं दोनों अपोजिट वेक्टर्स का, वो डिफरेंस ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो हम सीधे ही ये कह सकते हैं कि हम इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। बड़ा कौन है, E1 बड़ा है। E1 में E1 से E2 को हम माइनस करेंगे, यानी E1 माइनस E2 करेंगे। जाहिर सी बात है, सीधे हम ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमको क्या फाइंड करना है, टोटल फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 माइनस E2, ये हमको फाइंड करना है। ये हम फाइंड कर लेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा।
लेकिन अगर मैथमेटिक्स के का यूज़ करके अगर हम कहें तो ये इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यूज़ हम अलग अलग काउंट कर लें। E1 फार्मूले से 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे r की जगह r-L हो गया है E1 के लिए, और E2 के लिए r+L हो गया है। दोनों इक्वेशन बन गई। और ये आपका फार्मूला होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने का। E=√E1² + E2² + 2E1E2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा आपने ऊपर देखा 180 डिग्री है। cos 180 डिग्री की वैल्यू जब रखेंगे तो -1 होती है। तो यहाँ से ये बनेगा फार्मूला E=√E1 - E2 का होल स्क्वायर। मीन्स रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फिर E1 - E2 आ जाएगा। तो ये आपको अगर ये इतने स्टेप जो बीच के हैं वो अगर नहीं लिखने हैं, या इनको इन स्टेप को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये अपने माइंड में सेट रख सकते हैं कि ये अपोजिट वेक्टर हैं, बड़े में से छोटे को हम माइनस करेंगे डिफरेंस लेने के लिए। डायरेक्टली हम E1 - E2 भी लिख सकते हैं। तो जब हम E1 - E2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों E1 और E2 दोनों में क्या कॉमन है, 1/4πε0, ये इतना कॉमन है, और Q भी कॉमन है। तो ये कॉमन टर्म हमने बाहर निकाल लिया। Q/4πε0 ब्रैकेट में कितना हो गया, 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन हो गया। तो क्या हुआ, r² + L² + 2rl। ऐसे इसका होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म से इसको ओपन किया, -r² + 2rl - L²। ये -L² + L² -r² + r² कैंसिल हुए, 2rl मिलकर के 4rl हुआ। और ये आपका बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये a - b a + b का फॉर्म है। इसका मतलब ये फार्मूला काहे का होता है, a² - b² का। तो हमने उस फॉर्म में इसको r² - L² का होल ऑफ स्क्वायर रख दिया। उसके बाद में ये हमारा स्टेप आता है E=Q/4πε0 ब्रैकेट 4rl, ये हो गया था अपान में, ये देखिए L² को r² के कंपेयर में निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि हमने देखा था कि जो डाइपोल हैं उनके चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है 2l, वो बहुत ही इतनी छोटी होती है, इतनी शॉर्ट होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अगर 12 जो डिस्टेंस हमने मानी थी वो इतनी छोटी है, तो उसका हाफ यानी कि L और भी छोटा होगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो और भी छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 0.1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 0.01 हो जाता है, वो उससे भी छोटा हो जाता है। यानी कि बहुत छोटा, अगर बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, यहाँ पे 0.1 हमने लिया तो वो 10⁻⁻1 है। और ये वैल्यूज़ जो होती हैं माइक्रोन तक जाती हैं, नैनो में भी जाती हैं, काफ़ी कम होती हैं मतलब। तो और भी ज़्यादा छोटे होने की वजह से, और ये जहाँ पे ये r की वैल्यू जो r हम कह रहे हैं, ये हमारा एक फाइनाइट डिस्टेंस है। ये पॉइंट O से काफ़ी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये है, पॉइंट है जिस पर हम फील्ड पता कर रहे हैं, यानी कि r की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो r² के कंपेयर में L² काफ़ी छोटा है, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको निगलेक्ट करने पर हमारा क्या बचेगा, r² और उसका होल स्क्वायर, तो r⁴ हो जाएगी। फिर हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, एक r कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हमारा टर्म q इंटू, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को 2 × 2 लिख लिया, और एक 2l इसके साथ में कर दिया, तो q × 2l, और एक 2 जो बचा वो बाहर कर दिया, 2 टाइम्स q × 2l अपान 4πε0 r³ हो गया। अब ये q × 2l, इसको पहले आपको बता चुके थे, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है q × 2l। ये डाइपोल के किसी एक चार्ज और डाइपोल के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कूलाम मीटर इसका यूनिट होता है। तो इसकी जगह पे हम डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये देखिए 1/4πε0, 2, ये 2 वैसे नोट किया, और q × 2l की जगह पे क्या कर लिया, P अपान r³। तो ये हमारा फार्मूला फाइंड हो गया। अब इसी सीरीज़ में ये तो हमने जो फार्मूला हमने देखा, जो फाइंड किया, ये आपकी
एक्सियल पोजीशन थी। अब केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड देखते हैं। यह है आपका केस सेकंड। इस केस में हमको काम वही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी पे फाइंड करना है। लेकिन अब की बार क्या है कि पॉइंट पी इसकी एक्सिस पे नहीं है, बल्कि इसकी इक्वेटर लाइन पर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेटर पे कोई पॉइंट माना पी, और उसकी डिस्टेंस जैसे हमने पहले एक्सिस पे मानी थी वो आर मान ली, और इस पॉइंट को दोनों चार्जेस से हमने मीट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि दोनों चार्जेस से E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वैसे यहाँ भी हो जाएंगी। स्ट्रेंथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से E1 हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज से E2 हो जाएगी। तो इनके डायरेक्शन क्या होंगे, देखिए पॉजिटिव से डायरेक्शन आप लोग याद भी रख सकते हैं टाइम बचाने के लिए कि पॉजिटिव से हमेशा दूर की तरफ होता है और नेगेटिव की टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर मान लिया हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इससे दूर की तरफ, इसी लाइन की सीध में दूर की तरफ, ये E1 का डायरेक्शन हो गया और E2 का डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये E2 हो गया। ठीक है। अब ये हमने जो इसके जो वेक्टर्स बनाए हैं, अब ये दो ऑर्थोगोनल एक्सिस पे हम ले सकते हैं। जैसे एक तो आपका ये एक्सिस हो रहा है, ठीक है, एक ये एक्सिस है और एक एक्सिस ये भी है जो यहाँ पे बना नहीं, आप अंडरस्टूड है। ये एक ये एक्सिस है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक अगर एक्स एक्सिस है तो एक वाई होता है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। तो हमने एक क्या किया कि इनके कंपोनेंट जो है हमको निकालने हैं, तो E1 का कंपोनेंट हम इस पे भी निकाल सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये एक ये आपका देख सकते हैं कि ये सपोज दैट ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये हम ये वर्टिकल एक्सिस बोल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकते हैं। तो ये E1 के दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, एक कंपोनेंट इस पे निकाल सकते हैं इस वर्टिकल एक्सिस पे, और एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसी तरीके से सिमिलरली हम E2 का एक कंपोनेंट ये वर्टिकली हम निकाल सकते हैं और एक कंपोनेंट इसका इस तरह से ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि एक्स का तो नेगेटिव एक्सिस है, तो हम इस पेज को घुमा के और तब समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये वेक्टर है, अब आपका ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट हम एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं और एक इसका कंपोनेंट हम वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका E2 वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट हम ये वाई एक्सिस पे ले सकते हैं, एक इसका एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं। मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट हमारा इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ को आएगा। देखिए, तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। इक्वल अपोजिट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, अब मैं फिर से वापस इसको उसी ओरिएंटेशन में ले आता हूँ पेज को। हाँ, तो देखिए ये इक्वल और अपोजिट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा अभी तक कि E जो होता है, इससे पहले जो प्रूफ किया उसमें भी मैंने बताया था कि E डिपेंड करता है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, A और B दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे। वो डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए, ये डिस्टेंस है √r² + l²। ये कहाँ से आई, देखिए जब हमने ये दोनों चार्जेस बना लिए थे, ये पॉइंट P बना लिया था और इसको मिला दिया था, तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया था। ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये हमने ऊपर से इसके वर्टेक्स से एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया,
तो इसने क्या किया होगा कि इसने बेस को दो मतलब बाइसेक्ट कर दिया होगा। तो इसको हम 2l मानते हैं, जो लेंथ होती है डाइपोल की वो 2l होती है। तो इसका मतलब जब ये बाइसेक्ट कर दिया है इसने, तो ये l हो गया, ये l हो गया, यानी आधा आधा कर दिया है। ठीक है, तो दोनों l हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ले लें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, और ये सपोज किया ये हमने एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, तो ये थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। और थीटा के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये आपकी बेस हो गई। तो अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये साइड आ जाएगी √r² प्लस l²। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल्स देखते हैं। हमने इसको थीटा अज्यूम किया है। फिर देखिए ये आपका वेक्टर था, इसके कंपोनेंट हमने देखे कि ये इस पर जो अपोजिट कंपोनेंट हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए। एक जो आपका E1 है उसका कंपोनेंट ये इस एक्सिस के अलोंग आएगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका भी इस एक्सिस के अलोंग आएगा, यानी कि E1 और E2 दोनों के कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग आएंगे। तो देखिए ये जो हमारा क्या कहते हैं जो इफ़ेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस AB लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि E1 और E2 का हम रिजल्टेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रिजल्टेंट है, कैपिटल E टोटल है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है ये आपके AB के पैरेलल है, और ये लाइन AP जो है ये ट्रांसवर्सल है। ये देख रहे होंगे, ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है तो जो ये एंगल होते हैं ये आपके, इनको बोलते हैं हम जेड एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स। तो ये इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये आपने देखा था कि पॉइंट P पर जब हमने E1 का डायरेक्शन फाइंड किया था तो क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से E1 का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो उसी लाइन पर बाहर की तरफ यानी कि दूर की तरफ होता है, इस लाइन पर सीधे। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस पर दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो PE, एक ये लाइन हो गई, और एक लाइन हो गई BA। तो दो पैरेलल लाइंस एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो वो दोनों सेम एंगल मेकअप करेंगी। एक ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए। अब अगर जैसे अब यहाँ पर हमने ये देखिए ये थीटा और ये थीटा कैसे इक्वल हो गए? क्योंकि ये साइड जो है आपकी √r² प्लस l², जिस तरह से हमने इसको फाइंड किया उसी तरीके से ये भी साइड √r² प्लस l² हो जाएगी। सेम यहाँ पे लॉजिक लग करके पाइथागोरस थ्योरम से। तो किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होती हैं उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर इसके सामने का एंगल थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी थीटा होगा। तो यानी कि ये तो थीटा हमारे अंडरस्टूड थे, अगर हमने इसको थीटा लेट किया था तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा हो गया, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसे एंगल्स हो गए? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये तो हमारे एंगल्स की बात रही। अब रिजल्ट हमको क्या मिला कि E1 और E2 के बीच का जो एंगल है वो थीटा और प्लस थीटा, यानी कि टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। E1 और E2 के बीच का एंगल 2 थीटा हो गया। अब पहले जो हमने सॉल्व किया था इससे केस फर्स्ट में, तो हमने क्या किया था कि हमने डायरेक्टली E = E1 - E2 लिख दिया था। लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार पहले हम E1 E2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लें, जैसे हमने पहले किया था। क्या हो जाएगी? 1/4 पाई ε0 फार्मूला अप्लाई करेंगे। चार्ज यहाँ पे Q है अपान R, दोनों की डिस्टेंस सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा? √r² प्लस l² का होल ऑफ स्क्वायर।
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका होल ऑफ स्क्वायर। और यही वैल्यू E2 की भी होगी, यानी E1 और E2 दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों की डिस्टेंसेस सेम है, और डिस्टेंसेस सेम है इसीलिए इनकी वैल्यू भी सेम है, क्योंकि चार्ज भी सेम है। चार्ज में माइनस क्यू एक है प्लस क्यू है, ये भी आपको बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें हम माइनस नहीं लगाते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो ये E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दो ये नहीं है कि पिछली बार की तरह हम कर दें कि दोनों का डिफरेंस निकाल दें और जीरो हो जाए, E1 माइनस E2 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वो नहीं यहाँ पे करना है। वो हमने पहली शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो दोनों अपोजिट थे तो डिफरेंस ले लिया था। इस वैसे तो इसका रियल मेथड यही है कि हम फार्मूला अप्लाई करें, अंडर रूट, फार्मूला ये होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ये फार्मूला है। सपोज करते हैं E1 E2 दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को हमको E1 ही मान ले रहे हैं, से E1 से मान लिया, चाहे E2 कह दें दोनों को, चाहे E1 कह दें, जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के प्लेस पे भी E1 स्क्वायर और प्लस 2 E1 स्क्वायर, कॉस थीटा के प्लेस पे देखा आपने, टोटल एंगल क्या था दोनों वेक्टर्स का, 2 थीटा। तो यहाँ से बना आपका E इक्वल टू अंडर रूट, क्या बना, ये 2 E1 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 E1 स्क्वायर है तो कॉमन ले सकते हैं, 2 E1 स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 E1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस, अब कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसा फार्मूला हम यहाँ पे रखेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और E इक्वल टू आ जाएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 यानी 4, तो रूट के बाहर क्या हो गया 2। E1 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा E1, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आ गया E इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, लॉकडाउन की वजह से बोर्ड और मार्कर वाला इंतज़ाम नहीं बन पा रहा है, पेपर से ही काम चल रहा है। लॉकडाउन ख़त्म हो तो थोड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया जाए। तो 2 टाइम्स E1 की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, क्या थी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। वो अंडर रूट था, वो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए।
अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा देखते हैं यहाँ से हम ट्रायंगल से फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर हुआ, बेस इसका क्या हुआ, एल हुआ, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, √r² प्लस l²। तो इसका मतलब l अपॉन √r² प्लस l², ये हो जाएगा l अपॉन √r² प्लस l² है, तो इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस l² होल पावर 1/2 मीन्स E इक्वल टू, अब ये देखिए ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बन गई, 2 × Q × L, यानी कि Q × 2L, ये वही चीज़ बन गई Q, ये क्या बना देखिए Q × 2L, क्या होता है ये Q × 2L, इससे पीछे बताया था, ऐसे लास्ट वीडियो में भी बताया था। वन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज नोन एज, याद आया होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको P से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं 1/P, हम डायरेक्ट इसको P लिख देते हैं, P अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका r² प्लस l²। देखिए यहाँ पर r² प्लस l², ये पूरे ब्रैकेट की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि टोटल पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 मीन्स 3/2 पावर हो जाएगी। और फिर से हम l² को निगलेक्ट कर देंगे r² के कंपेयर में, तो हमारा ये स्टेप आएगा P अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये कैंसिल होके r² होल टू द पावर 3/2, r² होल टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर r³ हो गई, यानी कि हमारा फाइनली आ जाता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन r³। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन is E equal to 1/4π epsilon naught P upon r³, and in axial position इसकी वैल्यू क्या थी, E equal to 1/4π epsilon naught 2P upon r³, यानी कि एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन की जो मतलब एक्सियल पोजीशन में जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन की फील्ड स्ट्रेंथ की जस्ट डबल होती है। तो यहाँ पे ये भी हम एक नोटिस कर रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे साइड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये हम बोल सकते हैं कि EQ यानी E इक्वेटोरियल, इसको हम लिख सकते हैं E एक्सियल बाई 2, यानी कि इक्वेटोरियल में जो स्ट्रेंथ होती है वो एक्सियल की स्ट्रेंथ की हाफ होती है, और इसको ये भी लिख सकते हैं E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। E इक्वेटोरियल जो होती है उसकी डबल E एक्सियल होती है, तो ये हमने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे
इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन था, Q इज इक्वल टू एनी। ये किसी बच्चे ने पूछा था व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। उसको मैंने एक्सप्लेन, वैसे मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन नोट्स में आप लोगों को PDF में मैंने ये प्रोवाइड किया था। तो एक बार बता देता हूँ कि एनी चार्ज कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कोई भी चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, उससे उसके फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी जो होगा, n की वैल्यू यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन हो सकती है, e/2 e/3 इस तरह से ये चार्जेस पॉसिबल नहीं है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में क्वार्क्स थ्योरी जो है वो बताई जाती है कि E से भी छोटा चार्ज पॉसिबल है, लेकिन आपके 12th सिलेबस तक आप ये मानिए कि यहाँ पे जो कोई भी चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, उसकी डेफिनेट क्वांटिटी होती है। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हम इनडेफिनेट फॉर्म में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि एटम के साथ में होता है। जैसे एटम को जो है, एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम इंडेफिनेट तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, उसी तरीके से चार्ज को भी इंडेफिनेट तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें एटम वाली क्वालिटी होती है चार्ज में, तो इसीलिए इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। और ये बहुत ही स्मॉल चार्जेस पर हम फील करते हैं, बड़े चार्जेस के लिए हम इसको जो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर हम इसको फील नहीं कर पाते। ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, तो Q1 और Q2 में रिलेशन बताइए, तो क्या रिलेशन है इस तरह से। तो Q1 और Q2 दोनों जो हैं वो अपोजिट नेचर के होंगे। Q2 को उधर भेज दें तो Q1 इक्वल टू माइनस Q2, ठीक। अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है, सपोज दैट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट मीन्स। इसका मतलब क्या है, तो अब क्या बताएंगे इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। और अगर मान लिया ये हो जाता है Q1 Q2 लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी कि नेचर में अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक। इस तरह से कई एक क्वेश्चन बनते हैं। वो जैसे सारे कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो हर तरफ के क्वेश्चन जो भी, चाहे वो NCERT के हों या और भी अदर कंपटीशन से बिलोंग करते हों, वो बारी बारी से आपको बताता रहूँगा, जो भी पता चलते रहेंगे। बाकी आप अपनी क्वेरीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोगों को बना है उसमें आप पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। एक व्यूअर ने जैसे कमेंट करके बताया कि हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, तो आज उसको मैंने देखी, आपकी शिकायत जो है दूर हो गई होगी। और प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कंपटीशन में। हाँ, लेकिन जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम लैंग्वेज जो है अपनी जो मदर टंग है उसका भी यूज़ करते हैं, वो करेंगे, ठीक है। और बाकी और एक व्यूअर का और भी कमेंट था कि उसने, एक व्यूअर ने कमेंट करके ये पूछा है कि सर ये AB वेक्टर और AB कैप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूछा था। तो उसके लिए मैंने थोड़ा उसको कमेंट करके कुछ तो थोड़ा बता दिया था कि बेटा ये पोजीशन वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है। और बाकी डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों के लिए जल्दी ही 11th क्लास के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल के थ्रू। तो इसमें जो है आपको जब वेक्टर बताया जाएगा तो पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर भी पढ़ाए जाएंगे, ये 11th का टॉपिक है, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जो व्यूअर्स उसको समझना चाहें तो वो इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।